India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान वादी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, यह फैसला संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। किसी व्याख्या के जरिए 370 में संशोधन नहीं हो सकता। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई मामले में बारे के वकील ने कहा, गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई पर गलत तरीके से लिया फैसला। बानो को दोहरा आघात लगा। ज्ञानवापी हिंदू मंदिर प्रतीक चिन्हों को संरक्षण देने की मांग और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सामान्य में बदलने पर 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों का नहीं हुआ चयन। उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत में सबसे पहले बात बिल्किस बानो मामले की। बिल्किस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बिल्किस बानो की वकील की ओर से कहा गया कि दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार की ओर से फैसला गलत तरीके से लिया गया। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य की बात नहीं सुनी गई, केंद्र को पार्टी नहीं बनाया गया। बिल्किस की ओर से कहा गया कि नियमों के तहत उन्हें दोषी ठहराने वाले जज से राय लेनी होती। बुधवार को जस्टिस बीवी नाग रत्ना की बेंच मामले में अन्य याचिकाकर्ताओं के लोकस पर विचार करेगा कि क्या उनकी याचिका सुनवाई के योग्य है या फिर नहीं। इसके बाद दोषियों की तरफ से दलीलों को कोर्ट के सम्मुख रखा जाएगा। 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के लिए 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन गुजरात सरकार ने बीते साल 15 अगस्त को उन्हें रिहा कर दिया। बिल्किस बानो ने सीपीआई नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के साथ मिलकर इस फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ अब सुनवाई कर रही। बिल्किस बानो ने अपने साथ 21 साल पहले हुई दरिंदगी के जुर्म में उम्र कैद पाए 11 दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि इस सदमे से वो अब तक उबर नहीं पाई हैं। बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ के सामने कहा कि उन्हें 2 बार सदमा लगा है। पहली बार जो हुआ उसका सदमा और फिर दरिंदों की रिहाई का सदमा। बिल्किस बानो के वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार द्वारा निर्णय गलत तरीके से लिया गया। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य की बात नहीं सुनी गई, केंद्र को पार्टी नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दोषी राधेश्याम के आवेदन के संबंध में था, जबकि गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दे दी। और तो और पीड़ित होने के नाते मुझे भी रिहाई होने तक फैसले के बारे में पता ही नहीं था। बिल्किस की ओर से कहा गया कि ये जल्दबाजी में लिया गया मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान हमारे तर्क पर विचार नहीं किया। गुजरात सरकार ने केवल इस बात पर आपत्ति जताई कि रिहाई का निर्णय कौन सी सरकार का होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में अन्य दोषियों के लिए समय पूर्व रिहाई के आदेश राधेश्याम मामले में पारित आदेश के आधार पर ही तैयार किए गए, जबकि एडीजीपी की ओर से भी आपत्ति जताई गई थी। बिल्किस की वकील ने सीआरपीसी की धारा 432 के हवाले से कहा कि सरकार ने रिहाई से पहले ट्रायल जज के विचार भी लिए। ट्रायल जज ने भी उनको न रिहा किए जाने की कई वजह बताई। सीबीआई ने भी यही विचार जताए। शोभा गुप्ता ने इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट
और अन्य कई कोर्ट्स के फैसले का भी हवाला दिया। शोभा गुप्ता ने जेल सुपरिटेंडेंट की कैदी के बर्ताव की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इस पर कोर्ट का कहना था कि जेल अधीक्षक की भूमिका सीमित होती है। कोर्ट ने कहा कि रिहाई 1992 और फिर 2014 की नीति के आधार पर की गई है। बिल्किस की ओर से कहा गया कि रेप और हत्या के दोषी को समय पूर्व रिहाई नहीं मिल सकती। गुजरात सरकार की 1992 की पॉलिसी के मुताबिक हत्या और रेप के दोषी को सजा पूरी होने से पहले रिहाई नहीं मिल सकती, जबकि 2014 में संशोधन के वक्त इसमें कोई स्पष्टता नहीं थी। उसी ग्रे एरिया का फायदा उठाकर रेप और हत्या के सभी 11 दोषियों को रिहा किया गया। इससे पहले 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को छोड़े जाने पर सवाल उठाए थे। कहा गया था कि फैसला लेने से पहले अपराध की गंभीरता को देखना चाहिए था। बता दें कि गैंग रेप के वक्त 21 साल की बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। उनके परिवार के जिन 7 लोगों की हत्या हुई थी उसमें बिल्किस की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। इस केस के 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार के आदेश पर छोड़ा गया था। गुजरात की बिल्किस बानो के साथ साल 2002 में गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप हुआ था। उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या भी हुई थी। इस केस में 11 लोग दोषी पाए गए थे। इनको पिछले साल क्षमा नीति के तहत छोड़ दिया गया था। इस पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया को गुजरात हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मनसुख भाई पिछले साल 30 अक्टूबर को मोरबी पुल के ढहने के दिन टिकट जारी करने वाला व्यक्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 135 लोगों की मौत हुई थी। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की बेंच ट्रेजेडी विक्टिम एसोसिएशन मोरबी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खंडपीठ ने कहा, हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने 6 जून 2023 को पारित अपने आदेश में कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए ये राय है कि निरंतर न्यायिक हिरासत की आवश्यकता नहीं। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि आरोपी कंपनी में नियुक्त टिकट जारी करने वाला कर्मचारी है, इसलिए उसने आरोपी को नियमित जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया। हाईकोर्ट ने कहा था कि क्योंकि मुकदमे को समाप्त होने में अपना समय लगेगा, इसलिए न्यायिक हिरासत में आवेदक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। साथ ही आवेदक कंपनी की ओर से नियुक्त टिकट जारी करने वाला व्यक्ति था, इसलिए मेरी राय है कि ये विवेक का प्रयोग करने और आवेदक को नियमित जमानत पर रिहा करने का उपयुक्त मामला है। आरोपी के वकील ने आरोपी के आचरण पर प्रकाश डाला, जो लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद गया और घायल हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि भीड़ को नियंत्रित करना उनका कर्तव्य था और इसीलिए उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि भीड़ अभूतपूर्व थी और त्योहारी सीजन में ये नियंत्रण से बाहर हो गई। दूसरी ओर राज्य ने ये कहते हुए जमानत का विरोध किया कि आरोपी ने हैंगिंग ब्रिज की मजबूती, स्थिरता और क्षमता का उचित आकलन किए बिना अत्यधिक संख्या में टिकट जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की हिरासत में केंद्र में अनिश्चितकालीन हिरासत से रोहिंग्या शरणार्थी को रिहा करने के लिए दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए याचिका की प्रति केंद्र सरकार को फैसला लेने की छूट दी। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता और बंदी दोनों के पास यूएनएचसीआर द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की छोटी बहन रोहिंग्या शरणार्थी है, जिसे दिल्ली में अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखा गया है। याचिका में कहा गया था कि 2021 में उन्हें मनमाने ढंग से उठा लिया गया, जबकि कोई आपराधिक इतिहास या शिकायत नहीं थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस तरह की हिरासत को अधिकृत करने वाला कोई आधिकारिक आदेश कभी भी उनके साथ साझा नहीं किया गया, जो 2019 में सरकार की ओर से जारी एसओपी का उल्लंघन। उसने तर्क दिया कि एसओपी के अनुसार वो शरणार्थी होने का दावा करने वाले विदेशी है, जिसे तब तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक कि वो हिरासत में न ले ली जाए। दावा झूठा पाया गया। याचिका में आगे कहा गया कि बंदी को उसके नवजात बेटे से अलग कर दिया गया और उसे उचित भोजन और दवा तक पहुंच के बिना
खराब अस्वच्छ परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। नतीजतन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अधिकारों का दावा करने के लिए मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ केस पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या नहीं। इसके अलावा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी को निर्वासित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी की ओर से तैयार किए गए आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार अवैध प्रवासी को भी 6 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत हिरासत में केवल पुलिस ही नहीं बल्कि प्रवर्तन निदेशालय जैसी अन्य जांच एजेंसियां की हिरासत भी शामिल है। जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस M.M. सुंदरेश की खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से हिरासत को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। सीआरपीसी की धारा 167(1) के तहत अगर जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं हो पाती तो एक सक्षम अधिकारी को आरोपी को हिरासत में लेने के बाद मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है। सीआरपीसी की धारा 167 उपधारा 2 के तहत मजिस्ट्रेट के पास हिरासत की इस अवधि को समय समय पर बढ़ाने की शक्ति है। शीर्ष अदालत ने धारा 167(1) का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य और तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। हिरासत को 24 घंटे तक सीमित करने से अभियुक्त की स्वतंत्रता पर मजिस्ट्रेट के रूप में एक स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा विचार और ध्यान दिया जाना है। ये गिरफ्तारी पर मजिस्ट्रेट की ओर से पुष्टि का एक कार्य भी है, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति की हिरासत दी जाती है। न्यायालय ने कहा कि किसी आरोपी की हिरासत को अधिकृत करते समय मजिस्ट्रेट को बहुत व्यापक विवेक प्राप्त होता है। शीर्ष अदालत ने 37वें विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सीआरपीसी के तहत ऐसी हिरासत शब्द की व्याख्या की गई थी। कोर्ट ने कहा सीआरपीसी 1973 की धारा 167(2) में आने वाले शब्द ऐसी हिरासत में न केवल पुलिस हिरासत बल्कि अन्य जांच एजेंसियों की हिरासत भी शामिल होगी। मानसिक यातना देने को कानून में अपराध माना गया है। धारा 498(a) के अनुसार अगर किसी विवाहित महिला के पति या किसी रिश्तेदार पर उस महिला को क्रूरता का आरोप लगाया जाता है जो उत्पीड़न की श्रेणी में आता है तो उसे कारावास की सजा दी जा सकती है। वहीं मानसिक यातना को डिवोर्स के लिए भी कारण भी दिया जाता है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको मानसिक यातना के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्रुएल्टी डिवोर्स का ग्राउंड है। क्रुएल्टी फिजिकल और मेंटल भी हो सकती है। फिजिकल क्रुएल्टी का एविडेंस दिया जा सकता है, मार पिटाई, चोट के निशान, पर मेंटल क्रुएल्टी को कैसे प्रूफ किया जाता है? इस सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समर घोष वर्सेस जया घोष के केस में कुछ इलस्ट्रेशंस मेंटल क्रुएल्टी के लिए ले डाउन की। सिवियर मेंटल पेन, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन जो शादी के रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल कर दे, और ये अगर लंबे पीरियड के लिए हो तो अपने पार्टनर के कंसेंट के बगैर अबॉर्शन करा लेना, स्टेरिलाइजेशन करा लेना जहां कोई मेडिकल रीजन ना हो, शादी के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स को मना करना, बहुत लंबे समय तक दूर रहना, सेपरेटेड रहना मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा। लेकिन महज चिढ़न, एनोयंस को क्रुएल्टी नहीं माना जाएगा। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट की जजमेंट में यह हेल्ड किया गया कि मेंटल क्रुएल्टी एक स्टेट ऑफ माइंड है और इसके लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता मैट्रिमोनियल केसेस में। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों की याचिका पर नोटिस जारी किया है। उम्मीदवारों ने यह दलील दी कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र में की गई लिपिकीय त्रुटि के कारण उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण से वंचित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद 2022 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में उनका चयन नहीं किया गया था। 23 मई 2023 को परिणाम घोषित होने के बाद उनकी श्रेणी को ईडब्ल्यूएस से सामान्य में बदल दिया गया और परिणाम स्वरूप उन्हें अनुशंसित नहीं किया गया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ 3 उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने परिणाम घोषित करने के बाद उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के तौर पर मानने को यूपीएससी की कार्रवाई को मनमाना और अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन बताया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वो सफल उम्मीदवार थे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कट ऑफ अंक से ज्यादा अंक हासिल किए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी ने परिणाम घोषित होने के बाद 24 मई और 30 मई 2023 को बिना कोई कारण बताए एक पत्र जारी कर अपनी श्रेणी को बदल दिया।
उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का मनमाना भेदभावपूर्ण उल्लंघन है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके पास वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपेक्षित आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है, जैसा कि प्रतिवादी के दिशा निर्देश के अनुसार अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ये प्रमाण पत्र 22 फरवरी 2022 के निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए गए थे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की याचिका पर मथुरा रिफाइनरी की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने की अनुमति दे दी है। पेट्रोल और बायोडीजल को स्टोर करने के लिए 4 स्टोरेज टैंक निर्माण करने की ये अनुमति मांगी गई थी, जिसमें 2 स्टोरेज टैंक 5000 किलोलीटर क्षमता के पेट्रोल वाले होंगे, जबकि 2 टैंक बायोडीजल स्टोर करने के लिए 600 किलोलीटर क्षमता के बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की याचिका में 4 टैंक बनाने के लिए अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए सभी पर्यावरण मंजूरियां लेनी होंगी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से भी मंजूरी और एनओसी हासिल करनी होगी। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने राष्ट्रीय हित में 4 टैंक बनाने पर सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन की याचिका पर रुई की मंडी अर्जुन नगर से सदर तहसील रोड तक बनने वाले रेल ओवर ब्रिज के लिए 12 हरे पेड़ काटने की मंजूरी दे दी। यह पुल दिल्ली आगरा एलिवेटेड रेल सेक्शन के ऊपर से होकर तहसील सदर तक बनाया जाएगा। 2 साल पहले इसकी घोषणा हो गई, पर पेड़ों के कारण इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था। मथुरा जंक्शन से वृंदावन के लिए रेलवे लाइन के निर्माण में 441 पेड़ों को काटने की उत्तर मध्य रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। उत्तर मध्य रेलवे ने 441 पेड़ काटने की जगह 10 गुना यानी कि 4410 पेड़ लगाने का प्रस्ताव दिया, जिन्हें रेलवे की भूमि पर लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गेल गैस लिमिटेड ने अलीगढ़ के कुरसंडा और आगरा के बीच सीएनजी स्टेशन बनाने के लिए 416 पेड़ काटने की अनुमति मांगी है। एससी मेहता की 2 याचिकाओं में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई। यानी मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के लिए 441 पेड़ काटे जाएंगे, जिनको लेकर मंजूरी की मांग की गई है। मथुरा रिफाइनरी को 4 टैंक बनाने की मंजूरी भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला संवैधानिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक फैसला था और ये फैसला गलत था। कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी व्याख्या के जरिए अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा सकता। कोई भी संविधान सभा का स्थान नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। तीसरे दिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की। मामले में एक याचिकाकर्ता अकबर लोन की तरफ से वकील सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के उद्देश्य को रेखांकित करने वाले शेख अब्दुल्ला का 5 नवंबर 1951 के भाषण का हवाला दिया, जिसमें भारत में विलय स्वीकार किया। सिब्बल ने कहा, भारत सरकार ने कहा था कि वो चाहती है कि जैसे ही कश्मीर में कानून और व्यवस्था बहाल हो और उसकी भूमि आक्रमणकारियों से मुक्त हो जाए, उसके बाद राज्य के विलय पर लोगों द्वारा जनमत संग्रह का विषय आया। सिब्बल ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुद के लिए संविधान बनाया, जैसे भारत के लोगों ने खुद को संविधान दिया। सीजेआई ने कहा कि शेख अब्दुल्ला का सबसे बड़ा तर्क जो उनके पक्ष में दिया जा सकता है वो ये है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है। सीजेआई ने कहा कि देखिए शेख अब्दुल्ला इसे कैसे कहते हैं। पाकिस्तान द्वारा एक मुस्लिम राज्य होने का ये दावा इस तथ्य को छिपाने के लिए केवल एक छलावा है कि मूलतः यह एक सामंती राज्य है। सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या आप एक कार्यकारी अधिनियम द्वारा संविधान के प्रावधानों को हटा सकते हैं? आप अनुच्छेद 3 को बदलकर जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान को नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि आप किसी कार्यकारी अधिनियम द्वारा विधानसभा को संविधान सभा में नहीं बदल सकते। जस्टिस कौल ने कहा, आप कह रहे हैं कि ये एक कार्यकारी अधिनियम है। सिब्बल ने कहा,
अनुच्छेद 356 कार्यकारी है, साथ ही अनुच्छेद 368 की परिभाषा कार्यकारी है। संसद तब सामने आई जब कार्यकारी अधिनियमों के माध्यम से परिवर्तन पहले ही किए जा चुके थे। हम उसे चुनौती दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि ये संवैधानिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला है। सीजेआई ने पूछा कि अनुच्छेद 370 के खंड 3 के प्रावधान पर क्या संविधान सभा में कुछ ऐसा हुआ था जो इस बात पर प्रकाश डाल सके कि उस समय संविधान सभा किस रास्ते पर जाने के लिए इच्छुक थी। न्यायालय ने ये जानने की कोशिश की कि क्या अनुच्छेद की परिकल्पना एक स्थायी प्रावधान के रूप में केवल इसीलिए की गई थी क्योंकि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा J&K जिसे प्रावधान को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार था 1957 में अस्तित्व में नहीं थी। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा था कि अगर ये मान लिया जाए कि 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग होने पर संविधान का अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया तो क्या ये अनुच्छेद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बन जाएगा। सिब्बल ने कहा कि भूमि कानूनों और पर्सनल लॉ से जुड़े कानून को छोड़कर अधिकांश भारतीय कानून वहां लागू होते हैं, इसीलिए 370 को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक संदेश देने के उद्देश्य के सिवाय और कुछ नहीं है कि हमने 370 को हटा दिया है। सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 370 खुद कहता है कि इसे निरस्त किया जा सकता है। सिब्बल ने कहा नहीं, किसी व्याख्या के जरिए आप 370 में संशोधन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप संविधान सभा का स्थान नहीं ले सकते और जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते वो आप अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। सिब्बल ने कहा अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति किसी राज्य के कैरेक्टर को खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकते हैं। अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के दौरान भारत के पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के राज्यसभा में दिए गए बयान का भी जिक्र हुआ। इस पर सीजीआई ने कहा कि जब भी आप हमारे किसी सहयोगी का जिक्र करते हैं तो उसके लिए आपको मौजूदा सहयोगी का ही जिक्र करना होगा, क्योंकि एक बार जब हम न्यायाधीश नहीं रह जाते उस समय जो भी कहते हैं वो बाध्यकारी नहीं है बल्कि एक राय भर ही होती है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। India Legal presents Courts Roundup.